अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो साथियों, कैसे आप सब लोग। आज की जो हमारी क्लास रहेगी जनरल क्लास रहेगी आप सब लोगों के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, चाहे आप जीडी के एस्पिरेंट्स हो, टेक्निकल के हो, ट्रेड्समैन के हो, नर्सिंग असिस्टेंट के हो, क्लर्क के हो। तो आज का वीडियो जो है इसमें आप सब लोगों को अपना टारगेट कंप्लीट करना है। तो अगर मैं इस वीडियो की बात करूं, इसमें हम टोटल 55 क्वेश्चंस करेंगे। तो ये जो 55 क्वेश्चंस होंगे इनमें कम से कम जो 30 क्वेश्चंस होंगे वो पॉलिटी के क्वेश्चंस होंगे, और जो बाकी के क्वेश्चंस होंगे 25 जो बाकी के क्वेश्चंस होंगे वो जीके के क्वेश्चंस होंगे। तो आपको कम से कम यहाँ पे आपको अपना टारगेट कंप्लीट करना है। 45 प्लस सब लोगों का स्कोर यहाँ पे जाना चाहिए। कम से कम 45 आपको देना है। सभी लोग क्या करेंगे, अपना स्कोर जो है नोट करते जाना। वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर मेंशन करना है और 45 प्लस आप सब लोगों को लाना है। तो बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक, बहुत ही मजा आने वाला है। आपको अपना टारगेट कंप्लीट करना है, तब जाके जो है मजा आएगा। तो चलिए ज्यादा टाइम पे वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। यहां पे आप देख सकते हो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या शो हो रहा है। द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय। तो आपको बताना जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना, जो आइन है हिंदुस्तान का, इसका जो आइडिया है सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया है। एम एन रॉय, बी आर अम्बेडकर, रविंद्रनाथ टैगोर या नन ऑफ दीज। तो अगर मैं बात करूं एम एन रॉय की, दैट मीन ए पार्ट ही हमारा राइट आंसर होगा। यानी कि जो हमारा कानून है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, इसका जो आइडिया दिया गया है वो एम एन रॉय के द्वारा दिया गया है। ये आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, हमारे दूसरे प्रश्न की अगर मैं बात करूं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑन। तो आपको ये नोट डाउन कर लेना है, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के द्वारा कब अडॉप्ट किया गया है। यहां पे अडॉप्शन की बात हो रही है, ठीक है ना, अडॉप्शन की बात हो रही है, अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना। तो जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा जो है अडॉप्ट कब किया गया। 25 अक्टूबर 1974, 15 अक्टूबर 1949, 26 नवंबर 1949 या 5 मार्च 1947। तो आप सब लोगों को अच्छी तरह से याद रख लेना है, जो अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को किया गया, दैट इज सी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आ जाते हैं, तीसरे प्रश्न पे हम आ जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम। देखिए यहां पे ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो यहां पे अगर मैं इससे पहले वाले क्वेश्चन की बात करूं, वहां पे बात क्या हो रही थी, वहां पे एडॉप्शन की बात हो रही थी। तो एडॉप्ट कब किया गया, 26 नवंबर 1949 को। लेकिन यहां पे क्या पूछा गया है, यहां पे पूछा गया है कि ये इफेक्ट कब से हुआ, यानी कि कब से ये शुरू हुआ, ठीक है ना, लागू कब से हुआ, इफेक्ट में कब से ये आया। 15 जन 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950 या 15 अगस्त 1947। तो आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा आपसे पूछा गया है कि इसे इफेक्ट में कब लाया गया, तो यहां पे 26 जनवरी 1950 आपको याद रख लेना है। लेकिन अगर आपसे पूछा गया है कि इसे अडॉप्ट कब किया गया, तो यहां पे 26 नवंबर 1949 आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज चौथे प्रश्न पे हम आ जाते हैं। तो चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली टुक हाउ मनी टाइम टू फाइनली कंप्लीट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको बताना है जो संविधान है, जो आइन है, जो कानून है हिंदुस्तान का, इससे कम से कम जो है कितना समय लगा कंप्लीट होने में, ये आपको बताना है। 2 years 11 months and 18 days, 4 years 11 months and 28 days, 2 years 11 months and 15 days या 2 years 11 months and 12 days। तो देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं, 2 years 11 months and 18 days हमारा राइट आंसर होगा। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसे कंप्लीट होने में कितना समय लगा, 2 years 11 months and 18 days। ये आपको याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, हमारे 5वें प्रश्न की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो चलिए बताइए लोकसभा का पहला स्पीकर कौन था। जीवी ममलांकर, गोपाल कृष्ण गोखले, एम के गांधी या नन ऑफ दिस। तो अगर मैं लोकसभा के पहले स्पीकर की बात करूं, दैट इज जीवी ममलांकर हमारा राइट आंसर होगा। दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज हमारे छठे प्रश्न पे हम आ जाते हैं। यहां पे आप देख सकते हो, द मिनिमम एज टू क्वालिफाई फॉर द इलेक्शन टू द लोकसभा इज। यानी कि आपको बताना है कि लोकसभा का इलेक्शन जो है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए या जो है इसमें चुनौती लेने के लिए यहां पे आपको बताना है कि मिनिमम एज क्या होनी चाहिए। 25 ईयर्स,
21 ईयर्स, 18 ईयर्स या 15 ईयर्स। तो यहाँ पे अगर मैं 25 ईयर्स की बात करूँ दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। और अगर मैं जो है वोटिंग की बात करूँ तो उसके लिए 18 ईयर्स होनी चाहिए। और जो पंच है, ठीक है ना, जो विलेज वगैरह में जो पंच वगैरह होते हैं तो उनके लिए जो एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 21 ईयर्स। ये भी आप अच्छी तरह से याद रख लेना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, हमारे 7वें प्रश्न की अगर मैं बात करूं, 7वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करके जाना, अच्छी तरह से जो है क्वेश्चन को नोट डाउन करके जाना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय विच अमेंडमेंट। देखिए क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो है सीआरपीएफ एचसीएम जो हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का एग्जाम हुआ था रिसेंटली, इस क्वेश्चन यही क्वेश्चन जो है वहां पे पूछा गया था, लेकिन कुछ अलग लैंग्वेज से पूछा गया था, ठीक है ना। नहीं ये वाला नहीं था, वो दूसरा क्वेश्चन था, ये वाला नहीं था, सॉरी ये वाला क्वेश्चन नहीं था, वहां पे पूछा गया था, लेकिन किसी एक शिफ्ट में ये पूछा गया था। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं राइट टू प्रॉपर्टी की, तो आपको बताना है कि इससे जो है फंडामेंटल ऑफ राइट्स के लिस्ट से कब हटाया गया, यानी कि जब हटाया गया तो किस अमेंडमेंट के द्वारा इसे हटाया गया। देखिए अगर मैं बात करूं फंडामेंटल राइट्स की, तो पहले जो है 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे, ठीक है ना, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स थे वो पहले 7 थे। लेकिन फिर क्या हुआ, ये जो राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि अपनी प्रॉपर्टी रखना वो अधिकार था, यानी कि अगर आपके पास जमीन है तो वो आपका अधिकार है, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता था। ये भी पहले जो है फंडामेंटल राइट में आता था, राइट टू प्रॉपर्टी। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर जब जो गवर्नमेंट है उसे जब लगा कि नहीं, कभी कभार कहीं से जो है कोई रोड लेना पड़ता है, कभी कभार कहीं से कोई ब्रिज देना पड़ता है, या कभी कभार ऐसा कुछ करना पड़ता है जहां पे जो पब्लिक प्रॉपर्टी हो उससे जो है हटाना पड़ता है। सपोज मान लीजिए किसी गांव को सड़क देनी है, वहां पे तो बहुत सारे लोगों की पर्सनल प्रॉपर्टी जाएगी, ठीक है ना, वो लाजमी है वहां पे कहीं पे ब्रिज देना, या बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि सोसाइटी के लिए लाजमी है। तो पहले अगर ऐसा होता था, मतलब ये जो राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था, तो इससे क्या होता था, जो फंडामेंटल राइट थे उसे जो है क्या कह सकते हैं, उसे ठेस पहुंचती थी। फिर जो बंदा था वो जो है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता था कि मेरे फंडामेंटल राइट्स जो है वो मुझसे छीने जा रहे हैं। तो जब हमारी गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, इससे क्या होगा, इससे जो है हमें दिक्कत आ सकती है, सपोज मान लीजिए हमें कहीं पे सड़क देनी है, कहीं पे रोड देना है, कहीं पे कुछ डेवलपमेंट करनी है, तो फिर अगर वो सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, इस तरह से जो कोर्ट चला जाएगा तो वहां पे पेंडिंग रहेगा, केस पेंडिंग रहेगा, इस तरह से जो है हमें बहुत सारी झंझट उठानी पड़ेगी। तो फिर क्या हुआ, इसमें अमेंडमेंट लाया गया, यानी कि जो राइट टू प्रॉपर्टी इसे हटाया गया, ठीक है ना, इसे हटाया गया। और इसको जो हटाया गया वो हटाया गया 44th अमेंडमेंट के द्वारा, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया है, आप एडिट कह सकते हो, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन एक टाइप का एडिट किया गया। तो 44th अमेंडमेंट के दौरान जो इस राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी की प्रॉपर्टी हटाई जा रही है कुछ इस तरह से तो उसका बिल्कुल ही अधिकार नहीं है, नहीं, ये बात है सपोज मान लीजिए किसी के पास अब तो ये फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन इसमें अमेंडमेंट किया गया, इसमें बहुत सारी जो बदलाव लाए गए, तो इसे जो है शिफ्ट किया गया। कभी कभार पॉलिटी में आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पे आपको इन शॉर्ट ये याद रख लेना है, सपोज मान लीजिए अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, अगर कहीं पे सपोज मान लीजिए किसी की प्रॉपर्टी, किसी की जमीन है, वहां से सड़क जा रही है, तो क्या उससे वो जमीन छीन ली जाएगी, उसका नुकसान किया जाएगा? नहीं, वो नहीं है। अब क्या होगा, अगर जरूरी है, अगर बहुत ज्यादा जरूरी उस जमीन को वहां से हटाना, वहां उसके बीचों बीच जाना, या वहां से वो जो प्रॉपर्टी उसको जो है मैनेज करना, इस तरह से अगर लाजमी है, जरूरी है, तो ये अधिकार गवर्नमेंट के पास है कि वो इसे हटा सकती है। लेकिन जिसकी वो प्रॉपर्टी जा रही है उसे जो है अच्छी तरह से जो है उसका अमाउंट उसको पे करना, जो भी रेट चल रही होगी उसके साथ नाइंसाफी नहीं होगी, इस तरह का जो है उसके साथ व्यवहार किया जाएगा। ये नहीं कि उसको लूट लिया जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इसे जो है फंडामेंटल राइट में हटा दिया गया, इससे जो है फंडामेंटल राइट में इंक्लूड नहीं किया गया, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 8वें प्रश्न पे हम आ जाते हैं। तो 8वां प्रश्न यहां पे क्या कह रहा है, हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो आपको बताना जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उससे किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या गवर्नर। तो इससे कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर अपॉइंट करता है, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ने से पहले आप सबसे छोटी सी विनती है, आप में से जितने भी लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और हाँ, जो प्लेलिस्ट है उसे चेक करना ना भूले, वहां पे आपको ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ओरिजिनल पेपर्स और भी बहुत कुछ मिल जाएगा, तो उससे जो है चेक करना ना भूले। और साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक जरूर किया करें, सभी लोग वीडियो को लाइक किया करें, उससे क्या होगा, वीडियो को अच्छी तरह से इंप्रेशन मिलेगा।
तो चलिए ज्यादा भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यहां पे हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। तो यहां पे आप देख सकते हो 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, विच फंडामेंटल राइट हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां पे नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा फंडामेंटल राइट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे जो संविधान है उसका कौन सा राइट है, कौन सा फंडामेंटल राइट है जिसे हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू प्रॉपर्टी, सॉरी राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज या नन ऑफ दीज। तो देखिए अच्छी तरह से आपको याद रख लेना है, ये जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है ना, आर्टिकल 32 के अंडर ये जो है ये फंडामेंटल राइट हमें मिलता है, ये आपको याद रख लेना है। ये जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, इससे जो है हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। यहां पे आपके बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं और इंपॉर्टेंट है, यहां पे मेरी तरफ तवज्जो रखें क्योंकि ये जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए रहने वाला है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है, सॉरी यहां पे थोड़ा बहुत जो है इशू आ गया था। यहां पे मैं क्या कह रहा था, देखें यहां पे मैं ये कह रहा था, ये जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, ये जो फंडामेंटल राइट है, ये अंडर आर्टिकल 32 के अंडर आता है, ठीक है ना, ये भी आप याद रख लेना। और इससे जो ये नाम दिया गया है हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसके द्वारा दिया गया है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा दिया गया है, जिसे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ये आप नोट डाउन कर लेना। तो यहां पे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, यहां पे ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो उस समय आर्टिकल 32 आपको याद रख लेना, क्योंकि ये जो फंडामेंटल राइट है इसी आर्टिकल 32 के तहत हमें प्रोवाइड किया जाता है। और इसका मतलब क्या, और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए जो भी फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं, जो भी 7 फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं, उनमें से ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्योंकि जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, इसके तहत जो है हमें ये पावर मिलता है कि अगर हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट का खलल हो रहा है, वहां पे जो है उसके साथ नाइंसाफी हो रही है, हमें कोई भी फंडामेंटल राइट प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, अगर उसमें किसी भी तरह की जो है कुछ कोताही देखने को मिल रही है, हमारे फंडामेंटल राइट के साथ खेला जा रहा है, तो इसके तहत हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। किसके तहत, आर्टिकल 32 के तहत हम जो अपनी आवाज उठा सकते हैं। क्योंकि ये जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसका मकसद क्या होता है, इसका मकसद होता है जो फंडामेंटल राइट से उसकी सुरक्षा करना, ठीक है ना, उसकी सुरक्षा करना, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ छेड़खानी की जा रही है, हमें प्रोवाइड नहीं किए जा रहे, तो इसके तहत हमारे पास पावर है कि हम जो है अपनी आवाज उठा सके, अपना इशू रेज कर सके। आपको अच्छी तरह से याद रख लें, दैट इज वाई राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इंपॉर्टेंट है, जिसे हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा कहा गया है। और ये जो है अंडर आर्टिकल 32 हमें प्रोवाइड होता है, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 पे हम आ जाते हैं। द मिनिमम एज ऑफ द वोटर इन इंडिया इज, तो आपको बताना है कि वोटिंग एज यानी कि वोट डालने के लिए जो एज होती है वो क्या होती है, 15 ईयर्स, 21 ईयर्स, 18 ईयर्स या 25 ईयर्स। तो वोट के लिए जो एज होती है दैट मीन 18 ईयर्स होती है, दैट इज सी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 की अगर मैं बात करूं, यहां पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, अच्छी तरह से नोट डाउन कर लो। विच इज द मिनिमम परमिसेबल एज फॉर द एम्प्लॉयमेंट इन एनी फैक्ट्री और माइन। देखिए ये यहां पे आपको अच्छी तरह से माइंड में रख लेना है। इसके रिगार्डिंग जो है सीआरपीएफ में एक क्वेश्चन पूछा गया था, रिसेंटली जो एग्जाम हुआ है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग वहां पे एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले हम ये देखेंगे। यहां पे अगर मैं बात करूं, यहां पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि किसी भी फैक्ट्री या माइन होती है ना, माइन वगैरह जहां पे खुदाई वगैरह होती है या फैक्ट्री होती है, उसमें जो एम्प्लॉयमेंट के लिए जो मिनिमम एज होती है, यानी कि जो लेबर एज जो होती है वो क्या होती है। अगर हम जनरली बात करें, जो लेबर एज होती है यानी कि 18 ईयर्स होती है, लेकिन फैक्ट्री और माइन में जो लेबर एज होती है, यानी कि अगर आप किसी को लेबर या एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हो, या वहां पे अगर आप देखोगे कि वहां पे एम्प्लॉय कोई है, तो वहां पे जो एज रखी गई है, परमिसेबल एज जो रखी गई है वो क्या है, 16 ईयर्स, 14 ईयर्स, 10 ईयर्स से 18 ईयर्स। तो वो है 14 ईयर्स, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। यानी कि अगर आप किसी फैक्ट्री में या किसी माइन में
14 ईयर्स से नीचे किसी बच्चे को काम करते हुए देख रहे हो तो आप उसके खिलाफ जो है, उस फैक्ट्री के खिलाफ, उस माइन के खिलाफ जो है कंप्लेंट करवा सकते हो, क्योंकि वो इलीगल काम कर रहा है। लेकिन अगर 14 ईयर्स का वो है तो वो इलीगल नहीं है, ये आपको याद रख लेना है। और जो सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में जो क्वेश्चन पूछा गया था, सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन इस तरह से पूछा गया था कि ये वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो फैक्ट्री में जो वर्कर या लेबर की एज होती है वो होती है 14 ईयर्स। तो ये किस आर्टिकल के तहत जो है प्रोवाइड की जा रही है, यानी कि ये जो यहां पे एज रखी गई ये किस आर्टिकल के द्वारा है। तो ये वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। ये जो है ये अंडर आर्टिकल 24 आता है, ठीक है ना, अंडर आर्टिकल 24। यानी कि ये जो आर्टिकल 24 है ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर किसी फैक्ट्री या किसी माइन में 14 ईयर्स का वर्कर है, वो काम कर रहा है, तो वो इलीगल काम नहीं है। लेकिन अगर इसके नीचे उसकी एज है 13 ईयर्स का है, 12 ईयर्स का है या 14 ईयर्स का बराबर नहीं, और वो फैक्ट्री में काम कर रहा है, केवल और केवल फैक्ट्री में काम कर रहा है, माइंड में काम कर रहा है, तो वो जो है इलीगल काम कर रहा है। तो अंडर आर्टिकल 24 उसे जो है आप जो है उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हो। यहां पे आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है, ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 12 की अगर मैं बात करूं, यहां पे क्या कह रहा है, फंडामेंटल ड्यूटीज वेर इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन ए विच ईयर। तो चलिए बताइए जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है ना, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है तो इन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कब इनकॉर्पोरेट किया गया, 1974, 1931, 1976 या 1842। तो आपको अच्छी तरह से याद रखने सी पार्ट, दैट मीन 1976 हमारा राइट आंसर होगा, यह आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद देखिए 13वां प्रश्न क्या कह रहा है, इन विच ईयर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो चलिए बताइए सबसे पहले जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाया गया वो कब लाया गया, यानी आप कह सकते हो कि एक टाइप का जो एडिट किया गया वो कब किया गया। जो पहला अमेंडमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ वो कब हुआ, 1942, 1941, 1950 या 1951। तो आपको अच्छी तरह से याद रखना है 1951 इसका राइट आंसर होगा। देखिए यहां पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स, ये जो वर्ड है ना अमेंडमेंट, ये आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। जो नए होंगे, जिन लोगों ने पॉलिटी नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि यहाँ पे हम पॉलिटी नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। इंशाल्लाह कभी कभार अगर अल्लाह ने चाहा तो आप पे पॉलिटी में पढ़ाऊंगा, वहां पे उस समय में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो अमेंडमेंट आपको मैं बता दूं, चलो मोटा मोटा यहाँ पे आपको, ताकि आपके माइंड में आ जाए, ताकि जब आप ये अमेंडमेंट वर्ड सुनो तो आप कंफ्यूजन में ना आ पाओ। इसलिए मैं आपको इसकी एक टाइप की मीनिंग समझा देता हूं, ठीक है ना। तो डीपली हम बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अगर जो है अल्लाह ताला की मर्जी हुई। तो अमेंडमेंट आप याद रख लीजिए। देखिए मैंने क्या कहा, जिस तरह से राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था, ठीक है ना, वो फंडामेंटल राइट था, कॉन्स्टिट्यूशन में वो था, वो फंडामेंटल राइट्स में था। फिर क्या हुआ, उसे हटाया गया, रिमूव किया गया, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे एक टाइप का एडिट किया गया, ठीक है ना, उसमें चेंजेस लाई गई। तो वो जो चेंज लाई जाती है किसी भी चीज को लेकर, जो एडिट किया जाता है उसे ही अमेंडमेंट कहते हैं, ठीक है ना। ये एक टर्मिनोलॉजी है जो कि एडिट ऑप्शन के लिए यूज होता है, चेंजेस के लिए यूज होते हैं, उसे कहते हैं अमेंडमेंट। उसे अमेंडमेंट के द्वारा चेंज किया जाता है, यानी कि अगर कुछ चेंज करना हो, बहुत सारे अमेंडमेंट्स जो है होते रहते हैं, ठीक है ना, हुए हैं बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वो जो चेंजेस हुए हैं, जो बदलाव हुए हैं, उन्हें कहते हैं अमेंडमेंट। तो इसी तरह जो पहला अमेंडमेंट हुआ था वो हुआ था 1951 में, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 की अगर मैं बात करूं, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लोजली फॉलोज द कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम ऑफ। तो चलिए बताइए जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है हिंदुस्तान का, वो किस से बिलोंग करता है, यानी कि किस सिस्टम से, किस कंट्री के सिस्टम को फॉलो करता है, या आप कह सकते हो या कह सकते हो कि किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम से वो मिलता जुलता है, ठीक है ना, इस तरह से आप कह सकते हो। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूके या नन ऑफ दीज। तो आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है यूके, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15 की अगर मैं बात करूं, तो 15वें प्रश्न की अगर मैं बात करूं, हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए बताइए, इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको अभी भी बताया। संविधान, हिंदुस्तान के संविधान के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर किसे कंसीडर किया जाता है, बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं बात करूं बी.आर. अम्बेडकर, ठीक है ना, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, दैट मीन ए पार्ट इसका राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 16वें प्रश्न पे हम आ जाते हैं। यहां पे आप देख सकते हो 16वां प्रश्न क्या कह रहा है, इसको मैं थोड़ा बहुत जूम आउट कर लेता हूं।
देखिए 16वें प्रश्न की अगर मैं बात करूं, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो चलिए बताइए इसका नाम क्या था। सरदार पटेल, या आप कह सकते हो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या एम के गांधी। तो यहां पे अगर मैं राजेंद्र प्रसाद की बात करूं, दैट मीन बी पार्ट इसका राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, यहां पे आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच वर्ड वर एडिड टू द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द 42 अमेंडमेंट एक्ट। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा कि जो पॉलिटी से नहीं है उनको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, जिन लोगों ने पॉलिटी नहीं पढ़ी है, जिनका पॉलिटी बैकग्राउंड नहीं है, उनको ये टर्मिनोलॉजी समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि जहां पे मुझे लगेगा कि आपको दिक्कत आ सकती है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, वहां पे जो वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहां पे यूज हुआ है प्रीएम्बल, ठीक है ना। तो ये प्रीएम्बल है क्या, तो आप कह सकते हो, देखिए अगर मैं संविधान की बात करूं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं, तो ये बहुत ही बड़ा लंबा चौड़ा है, और जो लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो वो इंडिया का ही कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर किया जाता है। अब सपोज मान लीजिए किसी को आपको समझाना होगा, या कोई फॉरेन है, कोई अदर कंट्री का है, वो जो है हिंदुस्तान के कानून को समझना चाहता है, यानी कि ये क्या है। तो अब अगर वो समझना चाहता है तो उससे कितना समय लगेगा, उसको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो समझ सके उसे, ठीक है ना, विद इन 10 डेज 2 डेज या इस तरह से अगर आपको उसको समझना होगा, यानी कि उसको एक इंट्रोडक्शन आप कह सकते हो। ये जो प्रीएम्बल है ये क्या है, इट्स अ वन टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि अगर आप सपोज मान लीजिए आप मुझसे पहली बार मिल रहे हो, तो अगर आप पहली बार मुझसे मिल रहे हो तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे, मुझे समझाओगे अपने बारे में, जैसे कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप क्या करते हो, बस इतना कहोगे। आप तो अपनी लाइफ के बारे में पूरा नहीं कहोगे। उसी तरह से जो प्रीएम्बल है ये क्या है, ये एक इंट्रोडक्शन आप कह सकते हो, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन है किसका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ताकि हम समझ सके एक शॉर्ट ब्रीफ में कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ठीक है ना। इन शॉर्ट आप ये याद रख सकते हो, जो प्रीएम्बल है ये क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है, ये आप याद रख सकते हो। और अगर मैं बात करूं, ये जो प्रीएम्बल है इसमें कुछ वर्ड ऐड किए गए, वो जो वर्ड ऐड किए गए वो किए गए 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। अब आपको पता है ये अमेंडमेंट क्या है, ठीक है ना। तो वो कौन कौन से वर्ड ऐड किए गए ये आपको बताना है। देखिए अगर मैं बात करूं सोशलिस्ट की, ये वर्ड भी ऐड किया गया, इंटीग्रिटी ये वर्ड भी ऐड किया गया, सेक्युलर ये वर्ड भी ऐड किया गया। दैट मीन ऑल ऑफ दिस डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर स्टेट इमरजेंसी। देखिए सबसे पहले आपको ये याद रख लेना है, जो स्टेट इमरजेंसी है, ठीक है ना, किसके द्वारा डिक्लेयर की जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा डिक्लेयर की जाती है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, स्टेट इमरजेंसी किसके द्वारा डिक्लेयर की जा सकती है, प्रेसिडेंट के द्वारा डिक्लेयर की जा सकती है। तो किस आर्टिकल के तहत जो है प्रेसिडेंट स्टेट इमरजेंसी को डिक्लेयर करता है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 32 या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं बात करूं आर्टिकल 356 की, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 19वें प्रश्न की अगर मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज आल्सो अवेलेबल टू ए फॉरेनर इन इंडिया। तो देखिए आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा फंडामेंटल राइट है जो कि फॉरेनर के लिए भी अवेलेबल है इंडिया में। अगर कोई बाहर का होगा, किसी और देश का होगा, किसी और कंट्री का होगा, वो अगर इंडिया में होगा, चाहे वो विजिट के लिए होगा, क्या कुछ अदर वर्क के लिए होगा, किसी बिजनेस पर्पज के लिए होगा, या कुछ भी यहाँ पे वो इंडिया में होगा, तो उसके लिए भी कौन सा फंडामेंटल राइट है, यानी कि जिसके लिए वो लड़ सकता है, हाँ ये उसका भी फंडामेंटल राइट है, ठीक है ना। तो वो कौन सा है, वो है राइट टू लाइफ, यानी कि उसे भी यहाँ पे जीने का अधिकार है। अगर कोई फॉरेन इंडिया में है तो वो उसका भी एक फंडामेंटल राइट है, दैट इज राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ, ठीक है ना। जीने का अधिकार है उसके, उसे लाइफ का अधिकार भी है उसे, ये आपको याद रख लेना है। ये जो फंडामेंटल राइट है फॉरेनर के लिए भी अवेलेबल है, ये पॉइंट आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू इक्वलिटी हैज बीन बोरोड। तो देखिए ये जो राइट टू इक्वलिटी है ये भी क्या है, एक फंडामेंटल राइट है। तो आपको बताना है कि हिंदुस्तान ने, इंडिया ने जो ये राइट टू इक्वलिटी का कंसेप्ट है, या ये जो फंडामेंटल राइट है, किस कंट्री से उधार लिया है, इस तरह से आप कह सकते हैं, या किस कंट्री से देखा है, तो उसे देख के यहाँ पे जो अप्लाई किया है, ये आप कह सकते हो, अमेरिका, रशिया, कनाडा या ब्रिटेन। तो यहाँ पे अगर मैं ब्रिटेन की बात करूं, दैट इज डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की अगर मैं बात करूं, 21वें प्रश्न की अगर मैं बात करूं, विच आर्टिकल डिफाइन्स इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो वो इनमें से वो कौन सा आर्टिकल है जो कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है डिफाइन करता है, कि जिसके तहत ये जो स्टेटमेंट जो आप कह सकते हो ये दी जाती है या इस तरह का पावर जो है ग्रांट करता है। आर्टिकल 10, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं बात करूं बी पार्ट की, दैट इज आर्टिकल 14 हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज हमारे 22वें नंबर प्रश्न पे हम आ जाते हैं। द मेंबर ऑफ लोकसभा होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ। तो आपको बताना है जो मेंबर होता है लोकसभा का, उसका टाइम पीरियड क्या होता है, 6 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स या 10 ईयर्स। तो बेसिकली यहाँ पे सी पार्ट दैट मीन 5 ईयर्स हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। हु अमंग द फॉलोइंग कैन सस्पेंड द फंडामेंटल राइट्स। तो चलिए बताइए ये अधिकार किसे दिया गया है जो फंडामेंटल राइट से, जो 6 फंडामेंटल राइट से उन्हें सस्पेंड भी किया जा सकता है। ये पावर किसको दिया गया है, पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर या प्रेसिडेंट। तो अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है ना, आपको बताना है कि किसके द्वारा जो है सस्पेंड भी किया जा सकता है। तो ये जो अथॉरिटी है, जो पावर है पार्लियामेंट को दिया गया है, ये आपको याद रख लेना। पार्लियामेंट के द्वारा जो है फंडामेंटल राइट्स जो है सस्पेंड भी किए जा सकते हैं, यानी कि इससे ये अथॉरिटी है, इससे ये पावर्स दिए गए हैं, ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24 की अगर मैं बात करूं, इन विच ईयर उत्तरांचल वाज रिनेम्ड एज उत्तराखंड। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। सबसे पहले आपको क्या नोट डाउन कर लेना है, ये जो उत्तराखंड है इसका पुराना नाम क्या है, उत्तरांचल। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, उत्तराखंड का पुराना नाम क्या है, उत्तरांचल है। तो इसका जो नाम है, यानी कि उत्तरांचल का जो नाम चेंज किया गया, उत्तराखंड रखा गया, ये कब रखा गया, 2004, 2005, 2006 या 2007। तो 2007 में किया गया, दैट मीन्स डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की अगर मैं बात करूं, विच अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए आपको ये बात याद रखनी है कि इनमें से वो कौन सा अमेंडमेंट है। मैंने आपको बताया ना अभी, अमेंडमेंट क्या है, एक टाइप का एडिट आप कह सकते हो, चेंज आप कह सकते हो। तो जीएसटी, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आपको बताना है कि इसका जो संबंध है किस अमेंडमेंट के साथ है। देखिए बेसिकली हुआ क्या, जीएसटी से पहले कौन सा टैक्स था, वैट था, वीएटी, ठीक है ना, पहले जो वैट टैक्स लगा करता था। तो इससे फिर हटाया गया, यानी कि चेंज किया गया, इसको हटाकर जीएसटी लाया गया। ये जो वैट हटाया गया और जीएसटी लाया गया, ये किस अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया, अमेंडमेंट 101। ये आपको याद रख लेना, यानी कि इस अमेंडमेंट के द्वारा ये हटाया गया और ये इसके बदले में ये लाया गया। ये आपको नोट डाउन कर लेना है, दैट मीन ए पार्ट इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एडमिनिस्ट्रेट्स ओथ टू द जज ऑफ द हाई कोर्ट। तो आपको बताना जो हाई कोर्ट का जज होता है उससे जो ओथ दी जाती है, ठीक है ना, वो किसके द्वारा दी जाती है, शपथ कहते हैं, ठीक है ना, शपथ जो कहते हैं, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर या अटॉर्नी जनरल। तो यहाँ पे सी पार्ट गवर्नर हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27 की अगर मैं बात करूं। आई होप कि आपको क्लास में मजा आ रहा होगा, यहाँ पे आज की क्लास आपको जो है अच्छी लग रही होगी, ठीक है ना। तो आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, चैनल पे जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और प्लेलिस्ट चेक करना ना भूले। वहां पे आपको ढेर सारे वीडियोस मिलते रहेंगे, बहुत कुछ वहां पे मैंने करवा के रखा है, ओरिजिनल पेपर से बहुत कुछ वहां पे मैंने करवा के रखा है, वो आप देखना ना भूले, उन्हें एक बार जरूर चेक करें, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और भी बहुत सारे वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करना ना भूले। आज जो है ना आपको मैं कहता हूं कि वीडियो को शेयर भी करना है, वीडियो को लाइक भी करना है। जितने भी लोग चैनल पे नए हैं वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना है, और सभी लोग जो भी वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर करना है। वीडियो को लाइक करने से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वीडियो का इंप्रेशन थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा, यहाँ पे लोगों के सजेशन में आएगा, बहुत सारे लोग इसे देख पाएंगे। अदरवाइज जो है इसका इंप्रेशन अगर अच्छा नहीं जाएगा तो कम ही लोगों तक पहुंच पाएगा।
तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वीडियो को लाइक करें। आपके लाइक करने से कुछ नहीं जाएगा, बस छोटा सा लाइक कर देना है। वहां पे देखो, वहां पे सिस्टम नया हुआ है, चेंज आई है। जब लाइक करते हैं ना, कुछ अलग सी फीलिंग आ जाती है, वहां पे कुछ जो है अलग सा दिखाई देता है। तो आप देखो, सब्सक्राइब करके देखो, कुछ अलग ही फीलिंग आएगी। लाइक करके देखो, कुछ अलग ही फीलिंग आएगी, ठीक है ना। तो चलिए, ज्यादा हो गया मेरे ख्याल से इतना ज्यादा भी नहीं कहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ टोटल वोटर्स इज रिक्वायर्ड टू अ पार्टी इन द स्टेट इन जनरल, ठीक है ना, पार्टी है हम कह सकते हैं, ठीक है ना, इन द स्टेट इन जनरल और असेंबली टू बी रिकॉग्नाइज एज अ स्टेट पॉलिटिकल पार्टी। तो चलिए बताइए, इनमें से आपको बताना है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, आप कह सकते हो कि जो भी बहुत सारी पार्टीज होती हैं, ठीक है ना, तो उनको जो है पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज करने के लिए या जनरल पार्टी या असेंबली पार्टी रिकॉग्नाइज करने के लिए कितने प्रतिशत वोटों की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, ठीक है ना। 50%, 10%, 5% या 6%। तो 6% की आवश्यकता होती है। दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद देखिए 28वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 हैज रिप्लेस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको बताना है, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, इसे हटाकर, इसे रिप्लेस इनमें से किसको हटाकर इसे लाया गया, ठीक है ना, इसे किसके साथ रिप्लेस किया गया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, हाँ पहला ही है। चलिए, ज्यादा भी नहीं पढ़ लेते हम, पहला ही ऑप्शन है, तो पहला ही हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 29 की अगर मैं बात करूं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल इलेक्शन ईवीएम की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाज यूज्ड फर्स्ट टाइम। देखिए, सबसे पहले आपको ये नोट डाउन कर लेना है, ईवीएम की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, आपको बताना है सबसे पहले ये कब यूज की गई, यानी कि जो पहला जनरल इलेक्शन हुआ, फर्स्ट टाइम जो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन सबसे पहले कब यूज की गई, ठीक है ना। तो अगर मैं यहां पे बात करूं, ईवीएम होना चाहिए, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो इसे जो है सबसे पहले कब यूज किया गया, 2014 में यूज किया गया। ये आप याद रख लेना। यहां पे आपको नहीं, 2014 नहीं है, आई थिंक 2004 में। कंफ्यूजन में क्यों आ गया 14 और 4 को लेकर, आई हैव अ लिटिल कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस पॉइंट। नो, आई थिंक 14 नहीं है, 14 तो यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे 14 नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो पहली बार पूछा गया है कि पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज कब किया गया, तो वो 2004 होगा। हाँ, 2004 बी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद जो हमारा 30वां प्रश्न है, यहाँ पे अगर मैं 30वें प्रश्न की बात करूं, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छी तरह से देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर इम्पोज्ड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो चलिए बताइए, जो हमारी गवर्नमेंट है उसके द्वारा इनमें से कौन कौन सा टैक्स जो है इम्पोज किया जाता है। देखिए, अगर मैं बात करूं, यहाँ पे टैक्स ही टैक्स देने पड़ते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो यूट्यूब पे भी टैक्स देना पड़ता है, ठीक है ना, जो एप्लीकेशन है वहां पे भी टैक्स देना पड़ता है। इसके अलावा भी हर जगह टैक्स ही टैक्स देना पड़ता है। तो हर कोई टैक्स जो हम पे लागू किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूंगा, अगर मैं टैक्सेस की बात करूँ ना, तो टैक्स इट्स अ गुड मेथड। देखिए, यहाँ पे हमारा टॉपिक 2 मिनट में आपके लेना चाहूंगा, लेकिन ये जरूरी आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है जो बीच में टच करनी पड़ती है। देखिए, हमें लगता है, हर जगह हमें लगता है, अगर हमारी गवर्नमेंट हमसे कोई टैक्स लेती है ना, तो हम कहते हैं कि नहीं, ये ठीक बात नहीं है, हम पे टैक्स लागू किया गया, हमें टैक्स दिया, हमें जो है प्रॉपर्टी टैक्स देना है, वो देना है, ये देना है, तो ये ठीक बात नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल अच्छी बात है। देखिए, टैक्स जो देना होता है, देना पड़ता है, इट्स अ गुड मेथड। इससे क्या होता है, जो हमारी गवर्नमेंट है वो टैक्स इंपोज करती है। पहले मेरी बात सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ, उसके बाद अपनी ओपिनियन देना। पहले मेरी पूरी बात सुनना। जो हम टैक्स देते हैं उससे क्या होता है, जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो हमारी भलाई के लिए जो है फिर काम आता है, हमारी स्टेट के लिए, हमारी यूटी के लिए, हमारे विलेजेस में, हर एक जगह जो है वहां पे क्या होता है, वहां पे उससे डेवलपमेंट की जाती है। और देखिए, अगर मैं बात करूं, जो टैक्स जो इम्पोज होता है, अगर मैं प्रॉपर्टी टैक्स की बात करूं या और भी बहुत सारे टैक्स जो इम्पोज किए जाते हैं, वो स्पेशली सिटीज में जो है इम्पोज किए जाते हैं, वहां पे इम्पोज किए जाते हैं जहां पे लॉट ऑफ फैसिलिटीज होती है। अब सपोज मान लीजिए अगर मैं सिटी की बात करूं, वहां पे जो लोग रहते हैं उनके घर में जो है
जो डस्टबिन होता है वो उनके घर से उठाया जाता है, जो वहाँ पे म्यूनसिपलिटी के डिपार्टमेंट वहाँ पे जो आते हैं, जो म्यूनसिपलिटी के जो एम्प्लॉय होते हैं वो वहाँ पे आते हैं, घरों को भी साफ करते हैं, जो सहन है वहाँ पे भी सफाई करते हैं, वहाँ पे भी झाड़ू मारते हैं, डस्टबिन उठाते हैं, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड की जाती है। अगर मैं इनकम की बात करूँ, देखिए अगर विलेज में कोई शॉपकीपर है तो हार्डली जो दिन में उसकी कमाई होती होगी 100-200 या 300, हार्डली, ठीक है ना, हार्डली उसकी कमाई होती होगी। अगर मैं सिटीज की बात करूं, वहां पे जो छोटे से छोटा रेडी वाला भी है ना, उसके भी कम से कम दिन में 4000-5000 की जो है कमाई होती होगी। अगर 4000 नहीं तो 3000-2000 की कमाई होती होगी, ठीक है ना। तो जो टैक्स है वो देना पड़ता है, वो अच्छी बात है, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, जो डेवलपमेंट पे भी जो है अच्छा खासा जो है असर पड़ता है। लेकिन अब यहाँ पे एक्सेप्शन है। इस वक्त अगर मैं प्रेजेंटली बात करूँ तो अगर मैं हमारे गवर्नमेंट की बात करूं तो जम्मू एंड कश्मीर पे बहुत सारे टैक्स जो है लागू किए जा रहे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है, अब जो है इलेक्ट्रिसिटी टैक्स देना पड़ेगा, और भी बहुत कुछ जो है जो इंक्रीज किया जा रहा है। क्या ये सही है? देखिए, अगर मैं बात करूं, जिस तरह से मैंने कहा टैक्स सही है, टैक्स देना सही बात है, लेकिन अब सोचना चाहिए, जो हमारी गवर्नमेंट उनको सोचना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, कोविड था, बहुत कुछ झंझट थी, ठीक है ना, बहुत कुछ सहना पड़ा, तो जो इकोनॉमी है वो ऑलरेडी बहुत ही डाउन है। अगर मैं बात करूं, जो कारोबार है हर एक का बंद है, नहीं चल रहा है। बस ये 3-4 महीने हो गए कि अच्छी तरह से जो है रन कर रहा है, अदरवाइज आज तक जो था बहुत कुछ जो है गड़बड़ी चल रही थी। पहले कोरोना आया, ठीक है ना, उसके साथ 1-2 साल चले गए, उसके बाद जो है आर्टिकल को लेकर बहुत कुछ उठाना पड़ा, यहाँ पे हालात ठीक नहीं थे, बहुत कुछ हुआ। यानी कि जो इन शॉर्ट जो इकोनॉमी है वो डाउन है, यानी कि जो कारोबार वाला था, जो बिजनेसमैन पर्सन था, उसका सब कुछ ठप पड़ा है, वो बिल्कुल जो है काम नहीं कर रहा था आज तक, यानी कि सबकी इकोनॉमी जो है वीक थी। तो इस समय हमारी गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए था कि नहीं, इससे क्या होगा, अगर हम इस वक्त इन पे जो है टैक्स इम्पोज करेंगे तो इनको बहुत कुछ जो है झेलना पड़ेगा। इसके बावजूद जो अल्टरनेट मेथड था वो उनको जो है एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करना था। हाँ, अगर एम्प्लॉयमेंट दी जाती है, अच्छी तरह से एम्प्लॉयमेंट दी जाती है, अगर बंदा एम्प्लॉय है, उसकी अगर सैलरी आ रही है, फिर उसको टैक्स, अगर उससे टैक्स लिया जाएगा तो ये कौन सी गलत बात है। लेकिन जब कमाई नहीं हो रही है, ऑलरेडी बिजनेस बंद पड़ा है, घर नहीं चला पा रहे हैं, बच्चे नहीं संभाल पा रहे हैं, ऊपर से टैक्स देना, तो ये ठीक बात नहीं है, ठीक है ना। एक कंडीशन होती है, एक सिचुएशन होती है, उसके तहत अगर टैक्स लिया जाए वो ठीक बात है। अब जो गवर्नमेंट, उनको ये सोचना चाहिए कि नहीं है, जो बेचारा जिसका कारोबार ठीक नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, उस पर क्या करेंगे, उस पर हम फोकस करेंगे, उसका जो कारोबार है, उसका जो बिजनेस है, उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उसके इस तरह से फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। जब वो उस स्टेज पे पहुंच जाएगा कि वो टैक्स देने के लायक हो जाएगा, उस समय उससे टैक्स लेंगे, तो दैट्स गुड एट दैट टाइम, ठीक है ना। तो ये मेरी ओपिनियन थी इसके रिगार्डिंग। आपकी क्या सजेशन है, आप भी जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। चलिए, ज़्यादा हो गया, लेकिन अच्छी बात है, बीच बीच में ऐसी बातें सुननी चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए, यहां पे हम बात कर रहे थे किसकी, हाँ, तो अगर मैं बात करूं, देखिए सेल्स टैक्स ये भी इंपोज किया जाता है, लैंड रेवेन्यू टैक्स ये भी इंपोज किया जाता है, एस्टेट टैक्स, एस्टेट ड्यूटी टैक्स ये भी इंपोज किया जाता है। यानी कि ये जो सारे के सारे टैक्स है, ये जो है गवर्नमेंट की तरफ से इंपोज किए जाते हैं। ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे पॉलिटी के 30 प्रश्न। आई होप कि आपका स्कोर अच्छे से गया होगा। इन 30 में से कम आपने 25 सही किए होंगे, कम से कम 25 नहीं तो 20 आपने सही किए होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम जीके के पोर्शन पर। यहाँ पे जीके के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम, ये तो आप अच्छी तरह से कर लोगे, इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31, इन विच ईयर द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट। देखिए, पानीपत के तीसरे युद्ध की अगर मैं बात करूं, ये कब लड़ा गया, 1782, 1761, 1843 या 1834। तो देखिए, अगर मैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की बात करूं, तो ये जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है 1761 में लड़ा गया, ठीक है ना। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत की अगर मैं बात करूं, ये कब लड़ा गया, ये लड़ा गया 1556 में। और अगर मैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की बात करूं तो 1526 में लड़ा गया, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है ना। ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32 की अगर मैं बात करूं, हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज। तो चलिए बताइए, ब्रह्मो समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, इसकी एस्टेब्लिशमेंट किसके द्वारा की गई है, इसका फाउंडर किससे कंसिडर किया जाता है, अकबर, बाबर,
राजा राम मोहन रॉय या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं सी पार्ट की बात करूं दैट इज राजा राम मोहन रॉय, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द डिजीज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ मैड डॉग। तो देखिए आपको बताना है पागल कुत्ते के काटने से इनमें से कौन सा रोग होता है, मलेरिया, जिका फीवर, रैबीज या टाइफाइड। तो यहां पे अगर मैं रैबीज की बात करूं तो कुत्ते के काटने से रैबीज का रोग होता है, ये डिजीज जो है कुत्ते के काटने से होती है, आपको याद रख लेना है। और जो बैट है, चमगादड़ है, उसके काटने से भी रैबीज होती है, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 34 की अगर मैं बात करूं, टाइफाइड इज काज्ड बाय। तो आपको बताना जो टाइफाइड है ये किसकी वजह से होता है, इसका काज क्या है, वायरस, बैक्टीरिया, बोथ एंड बी या नन ऑफ दीज। तो अगर मैं बी पार्ट की बात करूं दैट इज बैक्टीरिया, हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 35, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज। तो आपको बताना है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इनमें से किसे कंसीडर किया जाता है, लाइफ, कार्बन, सेल या नेफ्रॉन। तो यहां पे अगर मैं बात करूं सी पार्ट की दैट इज सेल, हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 36 की अगर मैं बात करूं, हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑफ्टन रेफर्ड टू एज ब्लैक पेरल। तो चलिए बताइए इनमें से जो है ब्लैक पेरल के नाम से किसे जाना जाता है, विराट कोहली, कपिल शर्मा, पेली या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं सी पार्ट की बात करूं पेली, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ओलंपिक गेम वेर हेल्ड एट। तो आपको बताना जो पहली ओलंपिक गेम है वो कब, पहली ओलंपिक गेम जो है वो कहां पे खेलेगी, दिल्ली, मुंबई, दुबई या एथेनस। तो यहां पे अगर मैं डी पार्ट की बात करूं एथेनस हमारा राइट आंसर होगा। आई थिंक आज मैंने आपको होमवर्क नहीं दिया, आज मैं आपको होमवर्क देता हूं। देखिए बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप जो होमवर्क देते हो हमें उसका आंसर पता नहीं होता है, हमें फिर ढूंढना पड़ता है, आप होमवर्क मत दिया करो। देखिए होमवर्क आपके लिए जरूरी है, और जो भी मैं आपको होमवर्क देता हूं ना वो मैंने पिछले वीडियोस में कहीं ना कहीं पढ़ाया होता है। अगर मैं बात करूं फर्स्ट ओलंपिक गेम की, तो आप अगर आपने रेगुलर मेरे वीडियोस देख रहे होंगे, अगर आपने मेरे सभी वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा मैंने बता के रखा है जो पहली ओलंपिक गेम है एथेंस में खेलेगी, कब खेलेगी, सब कुछ मैंने बता के रखा है। अब यहाँ पे मैं आपके लिए होमवर्क क्या रख रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं जो फर्स्ट ओलंपिक गेम है ये एथेंस में खेली गई है ना, लेकिन कब खेली गई ये आपको बताना है, डेट आपको मुझे बताना है। ये मैंने पिछले वीडियो में बता के रखा है, जो किसी न किसी वीडियो में मैंने क्वेश्चन जो है करवा के रखा है, ठीक है ना। इसलिए जो भी मैं होमवर्क रखता हूं वो मैंने जो है पहले कराया होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, पनामा कैनल जॉइंट्स विच टू ग्रेट ओशंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लेना। अरेबियन सी, नर्मदा, एटलांटिक एंड, चलिए यहाँ पे दो ही है यही वाला, तो दैट मीन एटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन। तो सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, चंदन, ओके आई एम सॉरी यहाँ पे थोड़ा बहुत इश्यू आ गया था, तो चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे हम कहाँ पहुंचे थे, हाँ क्वेश्चन नंबर 39 पे हम पहुंचे थे। चंदनपुर की लोकेशन मैंने आपको बताई थी कहाँ पे है, ओडिशा में है, दैट मीन ए पार्ट इसका राइट आंसर है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 40 की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट इलेक्ट्रिक बैटरी। तो चलिए बताइए जो पहली इलेक्ट्रिक बैटरी किसके द्वारा इन्वेंट की गई है, न्यूटन, अलेक्जेंडर वोल्टा, फ्लेमिंग या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं बी पार्ट की बात करूं दैट मीन अलेक्जेंडर वोल्टा हमारा राइट आंसर होगा, या वोल्टा भी आप कह सकते हो, ये आप अच्छी तरह से याद रख लेना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस सेलिब्रेटेड। चलिए बताइए इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 1 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 2 अक्टूबर या 9 अक्टूबर। तो यहां पे अगर मैं बात करूं सी पार्ट की दैट मीन 2 अक्टूबर हमारा राइट आंसर होगा, यह आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 42 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फतेहपुर सिकरी वॉज बिल्ड बाय विच रूलर। तो आपको बताना जो फतेहपुर सिकरी है ये क्या एक शहर है, किसके द्वारा बनाया गया है, हुमायूं, बीरबल, अकबर या नन ऑफ दीज। तो अगर मैं फतेहपुर सिकरी की बात करूं तो अकबर के द्वारा बनाया गया है, दैट मीन ए पार्ट इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 की अगर मैं बात करूं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज लेडी विथ लैम्प। तो चलिए बताइए लेडी विथ लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है, मीना कुमारी, शिल्पा शेट्टी,
फ्लोरेंस नाइटिंगेल या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं बी पार्ट की बात करूं दैट मीन फ्लोरेंस नाइटिंगेल हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, इंडियन करेंसी नोट्स आर प्रिंटेड इन विच सिटी। तो चलिए बताइए जो इंडियन करेंसी नोट्स है वो किस शहर में प्रिंट की जाती है, नासिक सिटी, दिल्ली, मुंबई या नन ऑफ दीज। बढ़िया, बिल्कुल ए पार्ट जितने भी लोग मार्क कर रहे हैं नासिक सिटी हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ। तो चलिए बताइए, सबसे पहले नोट डाउन कर लेना, यूएनओ स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, बिल्कुल बढ़िया, बी पार्ट ही इसका राइट आंसर है, दैट मीन न्यूयॉर्क इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट इज कॉल्ड। तो ये सिंपल सी डिफिनेशन किसकी है, प्रेशर की डिफिनेशन है, सिंपली डी पार्ट इसका राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 47 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट डाउन कर लेना, डाइन इज द यूनिट ऑफ। तो डाइन किसका यूनिट है, इलेक्ट्रिक करंट, एनर्जी, फोर्स या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं फोर्स की बात करूं दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 48 क्या कह रहा है, विच सॉइल इज कवर्ड लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। तो आपको बताना है सबसे ज्यादा कौन सी सॉइल जो है इंडिया में पाई जाती है, देखने को मिलती है। तो देखिए अगर मैं अलुवियल सॉइल की बात करूं तो ये जो सॉइल है इंडिया में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, जो लार्जेस्ट एरिया कवर करती है, अलुवियल सॉइल कवर करती है, दैट मीन सी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द शाहजहां टॉम्ब लोकेटेड। तो चलिए बताइए शाहजहां का टॉम्ब कहां पे है। तो सबको पता है तू मुमताज है मेरे ख्वाबों की, मैं तेरा शाहजहां। शाहजहां ने जो है मुमताज महल के लिए ताज महल बनवाया था, उसी की याद में जो है, उसी के नाम पे जो है मुमताज महल के नाम पे जो है मुमताज महल बनवाया था। तो अगर मैं बात करूं वहीं पे जो है शाहजहां और मुमताज दोनों की जो है कब्र वहीं पे है, दैट मीन आगरा। डी पार्ट इसका राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 50, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस विच स्टेट। दरअसल क्वेश्चन इस तरह से होना चाहिए कि इनमें से वो कौन सी स्टेट है जो कि सबसे ज्यादा राइस प्रोड्यूस करती है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। ठीक है ना, क्वेश्चन इस तरह से होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं वेस्ट बंगाल की, दैट मीन डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद देखिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल। तो कौन सी है वो, ठीक है ना, सरफेस टू सरफेस आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना, वो है पृथ्वी, दैट मीन ए पार्ट इसका राइट आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लेना, अभी जहन में बिठा देना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन कबड्डी। मुझे लगता है कि मैं ज्यादा फास्ट जा रहा हूं, कोई बात नहीं, अब लास्ट के कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, उनको फास्ट कर लेते हैं। आपको बताना है कि कबड्डी में कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स देखने को मिलते हैं। वन टीम की बात हो रही है, एक साइड बात हो रही है, 15, 11, 7 या 4। तो देखिए अगर मैं रग्बी फुटबॉल की बात करूं या रग्बी की अगर मैं बात करूं तो 15 प्लेयर्स जो है वन साइड देखने को मिलते हैं। और अगर मैं यहाँ पे क्रिकेट की बात करूं 11 प्लेयर्स देखने को मिलते हैं। और अगर मैं कबड्डी की बात करूं 7 प्लेयर्स देखने को मिलते हैं। और अगर मैं पोलो की बात करूं तो पोलो और वाटर पोलो, चलिए अब आप मुझे बताओगे। अब ये मत बताना कि होमवर्क दोबारा से रख लिया, मैंने करा के रखा है बहुत बार। आपको मुझे बताना है कि पोलो में कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं और वाटर पोलो में कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं, ठीक है ना, ये आप मुझे बताओगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन 53, हु इज द ऑथर ऑफ द अभिज्ञान शकुंतलम। तो अभिज्ञान शकुंतलम, इसके ऑथर कौन है, आपको इसका नाम बताना है, अकबर, कालिदास, वाल्मीकि या नन ऑफ दीज। तो अभिज्ञान शकुंतलम किसके द्वारा लिखी गई है, कालिदास के द्वारा लिखी गई है, दैट मीन बी पार्ट इसका राइट आंसर होगा, बिल्कुल बी पार्ट इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कलर इज नॉट फाउंड इन रेनबो। तो बेसिकली रेनबो में कितने कलर्स पाए जाते हैं, 7 कलर्स पाए जाते हैं, विबग्योर, ठीक है ना, विबग्योर। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कलर रेनबो में नहीं देखने को मिलता है, तो वो है ब्लैक कलर, दैट मीन सी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द रैट पॉइजन। तो चलिए बताइए, चूहे मारने की जो दवा होती है, जो पॉइजन होता है, उसे किस नाम से जाना जाता है या उसका केमिकल नाम क्या है, ठीक है ना, केमिकल नेम क्या है, कॉपर, सल्फेट, जिंक फॉस्फेट या नन ऑफ दीज। तो सी पार्ट दैट मीन जिंक फॉस्फेट इसका राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद हमारा आखिरी क्वेश्चन है, आपके लिए होमवर्क है, इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे। 3 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं रखे, 3 क्वेश्चन आपके लिए कमेंट बॉक्स में रखें, इन तीनों का आपको मुझे आंसर करना है। अभी नहीं जाना है आपको, अभी वेट करना है, आपको मैं बताने वाला हूं
टेस्ट सीरीज के बारे में, साथ ही साथ कितने लोगों ने हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है वो भी मैं आपको बताऊंगा, उनका नाम भी आपको मैं यहाँ पे पढ़ के दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक भी अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से पहले जेकेपी स्मार्ट को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको ढेर सारे वीडियोस मिलते रहेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और हाँ, आपको याद रखना है प्ले लिस्ट चेक करना ना भूले। अग्निवीर क्लास के नाम से आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा, चाहे आप ट्रेडिशमैन के एस्पिरेंट हो, जीडी के हो, टेक्निकल के हो, क्लर्क के हो, ढेर सारे ओरिजिनल पेपर्स मैंने करवा के रखे हैं, हर एक ARO के जो है, हर एक ट्रेड के, ट्रेडिशमैन के, टेक्निकल के, क्लर्क के, 8th पास ट्रेड सोल्जर, बहुत कुछ वहां पे करवा के मैंने रखा है, वो देख लेना, प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक कर लेना, ढेर सारे वीडियो वहां पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, हमारा स्लोगन कैसे आप बोल सकते हो, सभी लोग मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, हमारा स्लोगन याद रख लेना। जेकेपी स्मार्ट का स्लोगन क्या है? बी स्मार्ट विथ जेकेपी स्मार्ट। याद रख लेना, हर एक मेरे हर एक सब्सक्राइबर को मेरा स्लोगन याद होना चाहिए, बी स्मार्ट विथ जेकेपी स्मार्ट। सभी लोग कमेंट बॉक्स में क्या लिखेंगे, जल्दी से सभी लोग लिख दो बी स्मार्ट विथ जेकेपी स्मार्ट। दो तीन बार लिख दो बी स्मार्ट विथ जेकेपी स्मार्ट, ताकि कमेंट बॉक्स छाता रहे, यहाँ पे जम के लिखो। ये हमारा नारा है, हमारा स्लोगन है, याद रख लेना, बी स्मार्ट विथ जेकेपी स्मार्ट। तो सब लोग जल्दी से जो है कमेंट बॉक्स में बी स्मार्ट विथ जेकेपी स्मार्ट लिखेंगे। तब तक मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि हमारी जो टेस्ट सीरीज है कितने लोगों ने ज्वाइन की है, ठीक है ना। जल्दी 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 सभी लोग लिख लीजिए, सभी लोग लिख लीजिए बी स्मार्ट विथ जेकेपी स्मार्ट। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आप में से जितने भी लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, जो अग्निवीर जीडी ट्रेड्समैन की जो टेस्ट सीरीज है, इसके अलावा भी जो है टेक्निकल की भी है, टेक्निकल की भी है, नर्सिंग असिस्टेंट की भी है, जीडी की भी है, ट्रेड्समैन की भी है, जो SSC जीडी है उसकी भी है, JNK पुलिस, हर एक टेस्ट सीरीज वहां पे आपको देखने को मिलेगी। अपनी अपनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। लेकिन जो अग्निवीर जीडी या ट्रेड्समैन के हैं, वो ये वाली टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। ये आपको कहां से ज्वाइन करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये आपको हमारी एप्लीकेशन दुरीना से जो है ज्वाइन कर पाओगे। तो ये वाली टेस्ट सीरीज आप याद रख लेना, ये टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी। इसमें आपको क्या मिलेंगे, इसमें हमें टारगेट रखा है आपके एग्जाम तक हमें 100 टेस्ट कंप्लीट करने हैं, जिसमें आपको GK GS जो है 26 तारीख तक करवाई जाएगी। अभी तक हमारे कम से कम 43 टेस्ट हुए हैं, 43 टेस्ट हमने अभी तक किए हैं। ये टेस्ट चलते रहेंगे, कम से कम 100 मॉक टेस्ट इसमें हम कंप्लीट करेंगे। जब तक 52 टेस्ट कंप्लीट होंगे तब तक GK GS की चलेगी। उसके बाद जो है फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आई थिंक 26 तारीख से आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जिसमें मैथ भी होगा, रीजनिंग भी होगी, जो है हर कुछ इसमें इंक्लूड होगा। वो जो है फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे, जो कि आपको 26 तारीख से आपके एग्जाम तक आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इस वक्त आपको टेस्ट सीरीज की जरूरत है, टेस्ट की जरूरत है, और ये जो टेस्ट सीरीज आपको केवल और केवल 99 रुपीज में देखने को मिल रही है। ज्यादा इसमें जो है रेट नहीं रखी गई है, ज्यादा इसमें प्राइस नहीं रखा गया है, ठीक है ना। कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, सभी लोग ज्वाइन कर पाएंगे। जिसको भी ज्वाइन करना है, केवल और केवल 99 रुपीज में आप इस वाले टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर पाओगे। साथ ही साथ इसमें आपको टेस्ट्स मिलेंगे और आपको एक ई बुक मिलेगी, जिसमें आपको ढेर सारे जो क्वेश्चंस वो देखने को मिलेंगे, जो एज पर ओल्ड पेपर्स हैं। जिस ई बुक में मैंने बहुत अच्छी तरह से उसको समझा के रखा है, उस ई बुक के बारे में, कि आप किस तरह से क्या कुछ उस ई बुक में पा सकोगे। उसमें जो है जो भी पेपर्स हमने किए हैं वो क्वेश्चन आपको वहां पे मिलेंगे, जो रिसेंटली अग्निवीर में पूछे गए हैं, जो अग्निवीर में रिसेंटली पूछे गए वो भी आप वहां पे आपको देखने को मिलेगी, और जो इससे पहले इंडियन आर्मी में पूछे गए थे वो भी आपको वहां पे देखने को मिलेगी। ये ई बुक भी आपको इसी टेस्ट सीरीज के साथ मिलेगी, और जो बाकी के टेस्ट है वो भी आपको इसी के साथ मिलेंगे। हर एक टेस्ट वहां पे अवेलेबल है। आप जब भी ज्वाइन करना चाहोगे आप सभी टेस्ट अटेम्प्ट कर पाओगे। हर एक टेस्ट में आपको 50-50 क्वेश्चन मिलेंगे। 43 टेस्ट हमने कंप्लीट किए हैं, और भी हर रोज यहाँ पे 50-50 क्वेश्चंस का टेस्ट आता है, जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। 2 मार्क्स हर एक क्वेश्चन को होगा। 0.25 की नेगेटिव मार्क वहां पे आपको देखने को मिलेगी। आप अपना टेस्ट देख पाओगे, आप अपने रैंक देख पाओगे। टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद वहां पे आप अपना रिजल्ट देख पाओगे, सोल्यूशन देख पाओगे। टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद आपको राइट ऑप्शन देख पाओगे, और भी बहुत कुछ वहां पे आपको मिलने वाला है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना ना बोले, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। और अगर मैं बात करूं हमारी टेस्ट सीरीज की, तो बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच अपना ट्रस्ट बनाने के लिए, जो है हम पे ट्रस्ट करने के लिए। तो बहुत सारे लोगों ने हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है। अगर मैं रिसेंटली बात करूं तो आज जो है यहाँ पे भरत ने ज्वाइन की है, सोनू ने ज्वाइन की है। और अगर मैं राकेश कुमार की बात करूं, राकेश कुमार ने ज्वाइन की है, तिरुपति ने ज्वाइन की है, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है मनदीप ने आज ज्वाइन की है, मोहम्मद आज़ाद ने आज ज्वाइन की है, ठीक है ना। तो इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन की है। अगर मैं बात करूं
विश्वजीत सिंह जो है हमारे टेस्ट सीरीज में ज्वाइन हो चुके हैं, भाविक जो है हमारे टेस्ट सीरीज में ज्वाइन हो चुके हैं, ललित शर्मा जो है हमारे टेस्ट सीरीज में ज्वाइन हो चुके हैं, मनीत कुमार जो है हमारे टेस्ट सीरीज में ज्वाइन हो चुके हैं, चेतन जो है हमारे टेस्ट सीरीज में ज्वाइन हो चुके हैं, प्रवल सिंह जो है या प्रवल सिंह है शायद, ये हमारे टेस्ट सीरीज में ज्वाइन हो चुके हैं, हुसैन अहमद हमारे टेस्ट सीरीज में ज्वाइन हो चुके हैं। और अगर मैं बात करूं किरण की, तो किरण हमारे टेस्ट सीरीज में ज्वाइन हो चुकी है, अजीत कुमार हमारे टेस्ट सीरीज में ज्वाइन हो चुकी है, मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूं, ठीक है ना। तो ये हमारे टेस्ट सीरीज में ज्वाइन हो चुकी है। अज्जू बर्मन हमारे टेस्ट सीरीज में ज्वाइन हो चुके हैं, साहिल हमारे टेस्ट सीरीज में ज्वाइन हो चुके हैं, रजत, विजय, देवालक्ष्मी, जतेश कुमार, नयन, सुमन, ठीक है ना, एजाज यूसुफ, यश तंवर, दीपक, सुरिंदर, कमल, साहिल, लोकेश, अजीत कुमार, ठीक है ना, सौजीत पाल, बाला, गुरबेश सरन, मंजूर हुसैन, रविंदर, आदित्य, फैजान, आकिब, शबीर, संजीता हमारे टेस्ट में ज्वाइन हो चुके हैं, मिराज, नरेश, कृष्णा, अंकित, और यहाँ पे डिप है कोई, नागू, गितेश, बहुत सारे लोग जो है हमारे टेस्ट में ज्वाइन हो चुके हैं। आप सभी लोगों से मैं कहना चाहूंगा, सभी का नाम यहाँ पे नहीं पढ़ पाऊंगा, पॉसिबल नहीं है, बहुत समय लगेगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा। तो इन सभी लोगों से मैं कहना चाहूंगा थैंक यू सो मच, जो है हम पर टेस्ट करने के लिए, जीके स्मार्ट पे टेस्ट करने के लिए, अपना कीमती जो है यहाँ पे साथ देने के लिए, यहाँ पे आपने हमारी टेस्ट सीरीज बाई की, इसके लिए थैंक यू सो मच। रमेश है, इसके अलावा तनवीर है, अमित है, पिरलू है, शंकर है, मनोज है, अभिषेक है, सुशील है, गोविंद है, गुलशन है, अजय है, और भी बहुत सा, रोहित है, अंकित है, अमित है, ठीक है ना, बादल आर्मी कमांडो है, राकेश है, महेश है, युवी है, अमन है, संदेश है, भट्ट रिजवान है, ठीक है ना, भट्ट रिजवान ये हमारे क्लास में भी आता रहता है, तो बहुत मतलब ये भट्ट रिजवान जो है कश्मीर का ही ये बंदा है, तो हमारी क्लास में भी इसको रेगुलर में देखता हूँ, अच्छी तरह से कमेंट वगैरह करता है। तो सुरजीत है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, तो अब सभी का नाम पढ़ना पॉसिबल नहीं है, सभी यहाँ पे जो है हमारे टेस्ट में ज्वाइन हो चुके हैं, बहुत सारे हैं। तो आपसे मैं कहना चाहूँगा कि ये कीमती मौका आप ना गवाएं, बहुत ही कोई ज़्यादा मसला नहीं है, केवल और केवल 99 रुपीज़ आपको पे करने हैं। आपको यहाँ पे इतने टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाएंगे, हर एक दिन आपको टेस्ट प्रोवाइड करवाया जाता है 50-50 क्वेश्चंस का। इसके अलावा आपको बहुत ही जल्द आपके एग्जाम तक फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जिसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग जो है और भी इंक्लूड किया जाएगा। इससे क्या होगा, आपको प्रैक्टिस मिलेगी, क्योंकि इस वक्त आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और आपको ई बुक भी मिलेगी, वहां पे आप ई बुक पढ़ पाओगे, जिसमें कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2500 क्वेश्चन ई बुक में आपको मिलेंगे, पेपर्स में उठाए गए हैं, आप तक लाए गए हैं, उसकी कदर करो, उससे मेहनत करो, ठीक है ना। 99 रुपए में आजकल क्या मिलता है आपको, टेस्ट सीरीज मिल रही है, इतने टेस्ट आपको मिल रहे हैं, 100 टेस्ट आपको मिल रहे हैं, और आप वहां पे अपना चेक कर पाओगे, अपनी एबिलिटी चेक कर पाओगे। इस वक्त आपको टेस्ट की जरूरत है, जितने भी लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। दुरीना एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है, उसकी लिंक भी आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और हाँ, आपको मैं बताता चलूंगा कि इसके रिगार्डिंग मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना के रखा है, किस तरह से आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, किस तरह से आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, क्या कुछ आपको करना है। आप में से जितने भी लोग इंटरेस्टेड है वो क्या करेंगे, आपके स्क्रीन पर जो वीडियो शो हो रहा है या इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जाओगे, वहां पे पिन कमेंट में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, जिसमें मैंने एक्सप्लेन करके रखा है, ई बुक मैंने दिखा के रखी है, टेस्ट मैंने दिखा के रखे। पहले आप वो वीडियो देखिए, उसमें मैंने अच्छी तरह से सिखा के रखा है किस तरह से आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, किस तरह से आपको बाय करना है, पे किस तरह से करना है, एप्लीकेशन किस तरह से डाउनलोड करनी है, और इस ई बुक में आपको क्या कुछ मिलने वाला है वो मैंने आपको इस वीडियो में जो है दिखा के रखा है, जो आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, ठीक है ना। जो वीडियो आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है इससे देखना ना भूले, या तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा सकते हो, वहां पे पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी वीडियो की, तो उसे देखना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।